नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से प्रहलाद जोशी को मिली है शिक्षा मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने मंजूर किया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रहलाद जोशी को मिला है अतिरिक्त प्रभार और पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, प्रहलाद जोशी ने ये बयान दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी जो है वो प्रहलाद जोशी निभाएंगे। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल मंजूर कर लिया है और ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद से केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को जिम्मेदारी वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी देने की मंजूरी दी है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। कर्नाटक के धारवाड़ा से 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके प्रहलाद जोशी को संगठन और सरकार दोनों में अनुभवी नेता माना जाता है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ऐसे समय पर उन्हें सौंपी गई है जब परीक्षा प्रणाली और शिक्षा सुधार को लेकर देश भर में व्यापक चर्चा चल रही है। पदभार मिलने के बाद से प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्हें सौंपी गई इस नई जिम्मेदारी का वो पूरी विनम्रता और उत्तरदायित्व के साथ निर्वहन करेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय में नीतिगत कार्य और सुधार की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। वहीं उनके नियुक्ति होने के बाद से राजनीतिक प्रक्रियाओं के दौर भी शुरू हो गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। और नीट विरोध में तेज प्रताप जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। कोर्ट ने 14 दिन के लिए उन्हें जेल में भेजा है और छात्र के समर्थन में उतरे हैं तेज प्रताप यादव। बिहार बंद में पुलिस से झड़प भी हुआ है और जिसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी चल रही थी। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि छात्रों के समर्थन में तेज प्रताप उतरे हुए थे, जिसके बाद से उन्हें बीती रात कोर्ट में पेश किया गया और जिसके बाद उन्हें 14 दिन की जेल के लिए भेजा गया। ऐसे में जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को शनिवार देर रात कोर्ट में पेशी के बाद से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उन्हें पटना में नीट पेपर लीक के विरोध में आयोजित बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने हिरासत में लिया था। राम गुलाम चौक पर छात्रों के साथ धरने में शामिल होने के कुछ ही समय बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाहन में ले जाते समय तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो छात्रों की अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर जान देने के लिए भी वो तैयार हैं। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया। बिहार बंद के दौरान राज्य के कई जिलों में वामपंथी छात्र संगठनों ने छात्र नेता लीग और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसे में पटना में कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। वहीं नालंदा, नवादा, जहानाबाद और रोहतास जैसे जिलों में बंद का असर अपेक्षाकृत कम रहा। और इसी बीच तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके से बिहार आकर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष का साथ देने की अपील भी की है। उल्लेखनीय है कि तेज प्रताप यादव को पहले राष्ट्रीय जनता दल से निष्कासित किया जा चुका है, जिसके बाद से उन्हें अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन भी किया। बता दें कि ये कदम तब उठाया गया है जब शनिवार को बिहार में कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा नीट पेपर लीक विवाद का छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हालिया पुलिस कार्रवाई को लेकर बुलाया गया राज्यव्यापी बंद के दौरान पटना में सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई। पटना में प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उन्हें पलट दिया था, जिसके बाद से प्रभावित इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया था। नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद से आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की अपनी ऐतिहासिक यूरोप यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली लौट आई हैं। 20 से 25 जुलाई तक चली इस राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और साथ ही रोमानिया का दौरा किया और ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया का पहला ही यात्रा है, जबकि 3 दशक के अधिक समय के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोमानिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, रक्षा, नवीनीकरण, ऊर्जा और पर्यटक और कौशल विकास जैसे
क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। उत्तर मैसेडोनिया की संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत यूरोप साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं रोमानिया में भारतीय रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया और भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्र की ये यात्रा भारत और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच संबंधित आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित वाइब्रेंट विजिलेंस कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ये कार्यक्रम आज शाम 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा और इस संवाद में देश भर से चुने गए 400 से अधिक युवा प्रतिभाशाली शामिल होंगे, जिन्होंने सीमावर्ती गांव में आयोजित एक माह लंबे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से जोड़ना और वहां के विकास और राष्ट्रीय निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ संवाद किया। सांस्कृतिक गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण अभियानों, जन जागरूकता कार्यक्रमों और समुदाय विकास से जुड़े कार्यों में भाग लिया। प्रधानमंत्री के साथ होने वाले ये संवाद युवाओं के अनुभवों को साझा करने और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर उनके सुझाव जानने का अवसर भी है। केंद्र सरकार का कहना है कि विकसित कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि इस क्षेत्र में रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और जिसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए पद से बड़ा देश और छात्र है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा राष्ट्रहित और विद्यार्थियों के हित को सर्वोपरि मानती है। अमित शाह ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को एक जिम्मेदार फैसला बताते हुए कहा कि उन्होंने देश और छात्रों के हित में ये निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि धर्मेंद्र प्रधान पार्टी के वरिष्ठ और समर्पित नेता हैं और संगठन और सरकार में उनका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। अमित शाह ने उनके काम की सराहना करते हुए कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण का सम्मान करती है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देश भर में छात्र प्रदर्शन हो रहा था और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से राजनीतिक प्रक्रियाओं का दौर जारी है। विपक्ष इसे छात्रों के आंदोलन की जीत बता रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह फैसला छात्रों के हित और देश हित को ध्यान में रख कर लिया गया है। ऐसे में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सियासी हलचल जो है तेज हो गई है। इसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार बीते शाम को इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने कहा कि पद से बड़ा देश और छात्र है। इसी के साथ ही बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया और इस फैसले को उन्होंने जिम्मेदार कदम बताया है। पेपर लीक विवाद को लेकर बीते कई दिनों से जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ था, जिसके बाद से बीते शाम को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में 36 दिनों से जारी संघर्ष के बाद से आखिरकार छात्रों का आवाज जो है वो बुलंद हुई, जिसके बाद से धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वहीं अमित शाह का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से और पद से बड़ा जो है वो देश है और छात्र है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अमित शाह की ये पहली प्रतिक्रिया जो है निकलकर सामने आई है। अमित शाह ने इस कदम को बड़ा जिम्मेदार बताया है और इसके साथ ही पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सियासत अब तेज होती देखने को मिल रही है। देश भर में पेपर लीक को लेकर सियासत तेज है और अब पंजाब में भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है, जिसमें पंजाब ग्रुप बी भर्ती परीक्षा, 12वीं अंग्रेजी परीक्षा और PSTET और फॉर्मेस्टिक भर्ती परीक्षा जैसे मामले शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब केंद्र में पेपर लीक के मुद्दों पर जवाबदेही तय की जा रही है तो पंजाब सरकार को भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।
वहीं शिक्षा मंत्री ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि अगर उनके इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है तो वो किसी भी समय पद छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मुद्दे को लेकर पंजाब की राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष लगातार सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। हैदराबाद में नीट पेपर लीक के विरोध में आयोजित कैंडल लाइट रैली की संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और इस सत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की करीब 30% आबादी युवा है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 1% से भी कम है। उनका मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब 21 साल के युवा चुनाव लड़कर जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे और मंत्री बनने का अवसर प्राप्त करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि युवाओं को केवल मतदान का अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें नीति निर्माण और नेतृत्व की भूमिका में भी आने का अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इस फैसले को देश की नई पीढ़ी यानी कि जेनजी पर भरोसा का प्रतीक बताते हुए कहा कि युवा ऊर्जा देश के विकास को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी दिया है। उनके अनुसार जर्मनी और ब्रिटेन जैसे लोकतांत्रिक देशों में 18 साल के आयु में सर्वोच्च राजनीतिक पदों तक पहुंचने की व्यवस्था है, जबकि सिंगापुर में 21 साल की आयु में प्रधानमंत्री बनने का प्रावधान है। ऐसे में भारत के युवाओं को भी समान अवसर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए अगस्त से पहले सप्ताह में विधानसभा और विधानसभा परिषद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस सत्र में प्रस्ताव को पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि ये पहल युवाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस को जन्म दे सकता है और भविष्य में चुनावी सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। मैं बात करूंगा इंडिया अलायंस से, मैं मिलूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों से। आज ये लोग सड़क में आवाज देकर घर वापस जाने का नहीं है। आज ये युवा ये सड़क से निकलकर संसद तक जाना, संसद में इनका आवाज सुनाना, पूरा दुनिया को युवाओं का जनजी का आवाज जाना है। वो देने के लिए, वो काम करने के लिए इस युवाओं को, इस जनजीजों को कामयाब करवाने के लिए हम लोग, हमारा भट्टी जी, हमारा महेश गौड़ जी, हमारा अजहर जी, हम लोग सब जिम्मेदारी लेंगे। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? संसद में आने के लिए तैयार है? विधानसभा में आने के लिए तैयार है? लोकसभा में जाने के लिए तैयार है? जिन्हों तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन के चलते मेट्रो सेवाओं पर लगी प्रतिबंधों को अब फिलहाल हटा लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी ने घोषणा की है कि राजधानी के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार फिर से खोल दिए गए हैं और इसके साथ ही राजीव चौक, जनपद पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट समेत सभी स्टेशन भी सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां सुरक्षा कारणों से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। डीएमआरसी के मुताबिक अब यात्रियों के लिए सभी स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा बहाल कर दी गई है और मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। इससे लाखों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिल रही है और जिन्हें पिछले कुछ दिनों से यात्रा के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अधिकारित अपडेट पर नजर रखें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। राजधानी में मेट्रो सेवाओं के पूरी तरह से सामान्य होने से दफ्तर जाने वाले लोगों और छात्रों और अन्य यात्रियों की आवाजाही एक बार फिर से सुचारू हो गई है।
वहीं गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं और अब तक बाढ़ और बारिश से जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले में नवसारी और वलसाड़ा शामिल है। अकेले नवसारी जिले में 21 लोगों की जान चली गई है। कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है, जबकि सड़कों और पुलों के जलमग्न होने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत शिविर बनाया गया है और लोगों तक भोजन, पेयजल और आवश्यक सामान पहुंचाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। राज्य सरकार ने अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले और केवल अधिकारित मौसम संबंधित चेतावनियों का पालन करें। लगातार हो रही भीषण बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी उपद्रव और हिंसा में शामिल थे और इनमें कोई भी छात्र शामिल नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ में घुसकर पथराव, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद से हालात बिगड़ गए। मामले में कई एफआईआर भी दर्ज की गई है और सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। राज्य सरकार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के संदेश भी दिए हैं और कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और हिंसा में शामिल लोगों के बीच अंतर किया जा रहा है और कार्रवाई केवल उन लोगों के खिलाफ ही की जा रही है जिनकी हिंसा में भूमिका सामने आई है। इसी बीच विपक्ष ने घटना को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 स्थित कालाधाम सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसे में 6 साल के मासूम की पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में बोरवेल के लिए करीब 10 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जो बारिश का पानी भरने के कारण खतरनाक बन गया था। आरोप है कि गड्ढे के आसपास ना तो बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। खेलते समय मासूम अचानक गड्ढे में गिर गया और उस समय मौजूदा बच्चों ने परिवार को सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है और उनके निर्माण कार्यों में लापरवाही का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार ये पता लगाया जा रहा है कि गड्ढा किस एजेंसी या फिर ठेकेदार ने खोदा था और सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने खुले और पानी से भरे गड्ढों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में एसीटी की शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री इवेंट बेरी के इस्तीफे की चर्चा भारत में भी तेज हो गई है। इवेंट बेरी ने अपने विभाग से जुड़े एक स्कूल आधुनिकीकरण परियोजना में कथित अनियमितताओं और 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधित निष्कर्ष सामने आने के बाद से पद छोड़ दिया और इस बाद खास बात यह रही कि जांच आयोग ने इवेंट बेरी की व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या गलत काम में शामिल नहीं पाया है। फिर भी उन्होंने मंत्री के तौर पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भले ही उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं है, लेकिन मंत्री होने के नाते विभाग की जवाबदेही उनकी है। ऑस्ट्रेलिया की इस घटना की तुलना भारत में हाल ही में हुए शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों मामलों की परिस्थितियां अलग है, लेकिन जवाबदेही और नैतिक जिम्मेदारी को लेकर बहस तेज हो गई है और इसी बीच भारत में भी शिक्षा व्यवस्था और साथ ही जवाबदेही को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां जारी है।
वहीं भारत के युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही वो ये एक प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कनाडा के निग्रा ऑन द लेक में खेले गए फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयत प्राप्त अनाहत सिंह ने मिस्र की रुकैया सलेम को सीधे तौर पर 3 गेमों में 11-3, 11-7 और 11-9 से हराकर विश्व जूनियर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पिछले साल सेमीफाइनल तक सफर तय करने वाली अनाहत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है और सालों से महिला जूनियर स्क्वैश में मिस्र की दबदबा को खत्म कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि को भारतीय स्क्वैश को लेकर ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। खेल जगत और देश भर से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। अनाहत पहले ही एशिया खेलों और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीत चुकी हैं और अब वो विश्व जूनियर खिताब जीतकर उन्हें भारतीय स्क्वैश का नाम भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ये जीत भविष्य में भारतीय स्क्वैश के लिए नए युग की शुरुआत साबित हो सकती है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम 2026 में आज भारत की स्टार वेटलिफ्टर और ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। ऐसे में आज वेटलिफ्टिंग स्पर्धाओं की शुरुआत हो रही है और मीराबाई अपने लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ गेम स्वर्ण पदक के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगी। इससे पहले वो 2018 गोल्ड कोस्ट और साथ ही 2022 बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं और इस बार भी उन्हें भारत की सबसे मजबूत स्वर्ण पदक दावेदारों में से एक माना जा रहा है। मीराबाई के अलावा भारत के कई अन्य वेटलिफ्टर भी अलग अलग वर्गों में चुनौती पेश करेंगे, जिससे आज का दिन भारतीय दल के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। भारतीय टीम को उम्मीद है कि वेटलिफ्टिंग में शानदार शुरुआत से पदकों का खाता और मजबूत होगा और इसके साथ ही आज मुक्केबाजी और साथ ही जिम्नास्टिक में भी भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। खेल प्रेमियों की नजर खासतौर पर मीराबाई चानू के प्रदर्शन पर टिकी हुई है, जिसने एक बार फिर से देश को स्वर्ण पदक की उम्मीद है। भारत आज कॉमनवेल्थ गेम में अपने पदकों की संख्या बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगा। वहीं भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक बार फिर से सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही आक्रामक तेवर अपनाए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। हालांकि वो अपनी शानदार शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। 9 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए और अपनी पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। फुल शॉट खेलने के प्रयास में वो बाउंड्री पर कैच आउट हुए हैं और भले ही वैभव बड़ी पारी खेलने से चूक गए, लेकिन उनकी इस तेज तर्रार पारी ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक खास उपलब्धि दिला दी है। अपने कैरियर की शुरुआती 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वैभव अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पहली 5 पारियों में कुल 112 रन 211.32 की शानदार स्ट्राइक रेट से बनाए हैं और इस दौरान उनके बल्ले से एक अर्धशतक भी निकला और इस उपलब्धि के साथ वैभव ने श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज जयवर्धन को पीछे छोड़ दिया है। जयवर्धन ने अपने शुरुआती 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 201.82 से स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। वैभव ने इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान अपने नाम कर लिया है और इस सूची में पहले स्थान पर भारत के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर युवराज सिंह कायम है, जिनकी शुरुआत 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय पारियों में स्ट्राइक रेट सबसे अधिक रहा है। वैभव की मौजूदा फॉर्म और आक्रामक अंदाज ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा बना दिया है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वो इसी निरंतरता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं तो आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए मैच विजेता खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और भारतीय मौसम विभाग ने आज कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और साथ ही गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। कुछ जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और नदियों के जल स्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। दिल्ली, NCR में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि यूपी, बिहार और झारखंड के कई
कई जिलों में भारी बारिश के कारण जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन को सतर्क रहने और राहत बचाव की तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, इसीलिए लोगों को अधिकारित मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।